आइए पौधों में जनन क्रिया के दूसरे कालांश का शुभारंभ करें। इससे पूर्व के कालांश में हमने पौधों में अलैंगिक जनन की क्रिया के संदर्भ में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप लोगों ने जाना कि अलैंगिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होता है। पौधे के कायिक अंग, जड़, तना और पत्ती, इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार से जो जनन की क्रिया होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें आपने देखा कि पौधों में अलैंगिक जनन की क्रिया मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, बीजाणु निर्माण के द्वारा और कायिक प्रवर्धन की क्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। कायिक प्रवर्धन में भी कुछ प्रवर्धन जड़ों के माध्यम से होते हैं, तनों के माध्यम से होते हैं और कुछ जो होता है वो पत्तियों के माध्यम से भी होता है। तो इस प्रकार आपने अलैंगिक जनन के विषय में पिछले कालांश में अध्ययन किया। आज हम इस कालांश में पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लैंगिक जनन की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। नर जनक और मादा जनक दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब जाकर के लैंगिक क्रिया संपादित होती है। जैसा कि पुष्पों के विषय में अगर कहा जाए पौधों में, तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें मादा युग्मक के अंग और नर युग्मक के अंग दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जिनमें कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही एक ही पुष्प पर उपलब्ध होते हैं। दूसरे प्रकार के जो पुष्प होते हैं एक लिंगी पुष्प जिसे कहा जा सकता है। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें मादा युग्मक अलग फूलों पर तथा नर युग्मक अलग फूलों पर पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प में। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो गुड़हल है, सरसों है, सेम है आदि ऐसे पुष्प हैं जो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इनमें मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों ही एक ही पुष्प पर उपलब्ध होते हैं। दूसरे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग पुष्पों में होते हैं। स्त्री केसर जिस पुष्प में होता है वो मादा पुष्प, और जिसमें पुंकेसर होता है वो नर पुष्प कहलाता है। ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पपीता है, मक्का है, ककड़ी है, लौकी है, कद्दू है, नेनुआ, या यूँ कहिए कि ग्रेमिनी फैमिली के जितने भी पुष्प होते हैं वो सारे पुष्प जो हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो इस तरह से पुष्प यदि देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। अब बात आती है कि जो पुष्प होते हैं वो पुष्प में अगर देखा जाए तो सामान्यतया 4 मुख्य भाग होते हैं। बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्यदल हरे रंग के होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है जब पुष्प कली के रूप में होता है तो कली के रूप में इसके जो आंतरिक अंग होते हैं उन आंतरिक अंगों की यह सुरक्षा करता है और ये प्रायः हरे रंग का होता है। दूसरा भाग इसका होता है दल, जो प्रायः रंगीन होते हैं, सबसे आकर्षक भाग होते हैं और संख्या के आधार पर यदि देखा जाए तो भिन्न भिन्न पुष्पों में इनकी संख्या, दलों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है और रंग भी भिन्न भिन्न पुष्पों के भिन्न भिन्न होते हैं। ये किसी पुष्प के सबसे आकर्षक अंग होते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था दी गई है कि पौधों में परागण की जो क्रिया होती है वो परागण की क्रिया कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए इनके जो दल होते हैं ये दल जो है रंगीन होते हैं और इन पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने के लिए मकरंद पाए जाते हैं जो कि सुगंधित होते हैं, तैलयुक्त होते हैं
तो कीट इससे आकर्षित होते हैं इनके गंधों के कारण, और परागण की क्रिया इनके संपादित होती है। दल विभिन्न जो पुष्प होते हैं उनमें संख्या के आधार पे अलग अलग होते हैं। रंग के आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे गुलाब है तो गुलाब के दल गुलाबी रंग के, कनेर देखा जाए, सरसों देखा जाए तो इनके दल पीले रंग के होते हैं, सूर्यमुखी का दल देखा जाए तो पीले रंग के होते हैं, चमेली देखा जाए तो ये सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इस तरह से दल अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंगों के होते हैं और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे गुड़हल देखा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है पुष्प जो द्विलिंगी पुष्प है, सरसों है या आपके गुड़हल है, तो इनमें दलों की संख्या अगर देखी जाए तो सरसों का पौधा, अगर सरसों के पुष्प देखें तो ये सरसों का पुष्प है, इनमें दल की संख्या अगर देखा जाए तो दल की संख्या 4 है, इनका रंग जो है पीला है। उसी तरह से हमारे पास उदाहरण के रूप में है ये गुड़हल, ये गुड़हल का पुष्प है और ये एक द्विलिंगी पुष्प है जिसमें कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही दिखाई देते हैं। और इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें वाह्य दल के नीचे उपदल भी पाए जाते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो वाह्य दल के बाहरी भाग में अगर देखें तो ये छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, ये उपदल होता है। और पुष्प के 2 भाग हुए, वाह्य दल, दल, और इसके बाद स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर अगर देखें तो स्त्री केसर में आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र, जायांग और ये ऊपर का भाग आप देख रहे हैं जो चिपचिपा पदार्थ जैसा दिखाई देता है, लाल कलर का आप देख रहे होंगे, तो ये स्त्री केसर का भाग है। और इसके बाहर की तरफ यदि आप देखें तो ये पुंकेसर हैं जिसमें ये तारक जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है और ये पुंकेसर हैं। और ये ऊपर की तरफ गोल घुंडीनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये तंतु जैसी संरचना के ऊपर फूला हुआ भाग है जिसमें कि आपके पराग कोश हैं और इन पराग कोशों में बहुत ही छोटे छोटे कणों के रूप में पराग कण पाए जाते हैं। तो स्त्री केसर और पुंकेसर दल और वाह्य दल, और कुछ पुष्पों में उपदल भी पाए जाते हैं जिसका एक उदाहरण ये आपका गुड़हल का पुष्प है जिसमें उपदल भी पाया जाता है। तो इस तरह से किसी भी पुष्प के अगर मुख्य भाग देखे जाएं तो मुख्य 4 भाग होते हैं, वाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर किसी भी पौधे का मादा भाग होता है जिसके मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 भाग होते हैं। अंडाशय होता है और ये वर्तिका होती है, और वर्तिका के ऊपर का भाग जो आप ये देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र होता है। तो मादा भाग ये 3 भागों में विभाजित होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और नीचे जो है अंडाशय। अंडाशय यहाँ पर एक फूला हुआ भाग होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं जिससे कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको प्रैक्टिकल रूप में देखने का। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इसके जो विभिन्न अंग हैं उन विभिन्न अंगों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये सबसे बाहर की तरफ ये एक उदाहरण है, सबसे बाहर की तरफ इसमें ये जो छोटे छोटे पाए जाते हैं ये उपदल हैं, ये सबसे बाहर की तरफ उपदल पाए जाते हैं। और उसके बाद भीतर की तरफ ये हरे रंग की जो संरचना है, ये हरे रंग की संरचना आपकी वाह्य दल है। और हम वाह्य दल को जब बाहर निकाल देते हैं तो वाह्य दल को बाहर निकाल देने पर आपको दल दिखाई देते हैं। हम इसको निकाल करके देखने की कोशिश करेंगे। वाह्य दल हमने निकाल दिया, अब ये दल है। इनमें देखें सामने की तरफ से अगर आप देख सकते हैं तो इनमें दलों की संख्या 5 है। अब इन दलों को हम एक एक करके निकालने की कोशिश करेंगे। ये दल हमने निकाल दिया, बड़ी सावधानी से इसको करने की आवश्यकता होती है। ये दल हमने निकाल दिया। अब ये देखें, ये पुष्पासन है। जो पुष्प के सारे भाग होते हैं वो सारे भाग जो है एक आधार पर टिके होते हैं जिसे पुष्पासन कहते हैं।
तो इसी पुष्पासन पर इसका स्त्री केसर, पुंकेसर, दल और बाह्य दल सभी टिके होते हैं, इसीलिए इसे पुष्पासन कहा जाता है। खोलने की कोशिश करें अगर इसे हम, तो ये बाहर के भाग से हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको हम खोल पाते हैं। ये टूट गया। ये देखें, हम दूसरे पुष्प का निकाल करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर की तरफ ये गुड़हल के पुष्प में बाहर की तरफ जो पुंकेसर थे उनको हटा देने के बाद भीतर की तरफ आपको ये नलिका दिखाई देती है। आप देख रहे हैं ये स्त्री जननांग है पुष्प के, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये स्त्री केसर है। और स्त्री केसर में यह भाग आपका ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये अंडाशय का भाग है और ये वर्तिका है। ये अंडाशय का भाग, ये अंडाशय का भाग है, ये वर्तिका है। और एकदम ऊपर की तरफ यह जो है 5 भागों में विभाजित जो है, जिसमें कि चिपचिपा पदार्थ की तरह से रहता है, जिस पर कि पराग कण आकर के चिपकते हैं। तो ये पूरा स्त्री भाग इसका जो है ये पुष्प का, जिसे आप देख पाएँ। और इसके ऊपर वर्तिका जो होती है, वर्तिका की ऊपर के भाग पर ये देखिए, एक ऊपर से जब खींच लिया जाता है तो ऊपर से ये निकल जाता है। ये वर्तिका के साथ जो है वर्तिकाग्र अलग हो गया है और ये इस पुष्प का पुरुष भाग है, जिसे आप नर पुंकेसर कहते हैं। ये देख रहे हैं, इस पर ये पुंकेसर लगे हुए हैं और इन पुंकेसरों में जो है आपके जो कोष बने हुए हैं, इन कोषों में जो ये तंतु के आकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। ये एक तंतु को अगर निकाल कर देखा जाए तो इस एक तंतु में ये ऊपर की तरफ फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है और इस फूली हुई संरचना में जो है बहुत सारे आपके मकरंद होते हैं और परागकण होते हैं। तो इन्हीं परागकणों से जब हमारे कीट, अन्य कीट जो इन पुष्पों के संपर्क में आते हैं, तो ये परागकण जो है उनके पैरों में, पंखों में चिपक जाते हैं और फिर दूर तक जाकर के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप सरसों का पौधा अगर लें तो ये यहाँ पर जो हमारे पुस्तकों में दिखाया गया है या हमारे सिलेबस में जो है ये सरसों के पुष्प दिखाए गए हैं। तो सरसों के पुष्प को आप संरचना अगर देखना चाहें तो अगर इनकी खड़ी काट अंदर काट काटी जाए तो अंदर काट काटने पर हमें ऐसी संरचना दिखाई देती है जैसा कि गुड़हल के पुष्प में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये स्त्री भाग और ये पुमंग का पुष्प का जो है नर युग्मक का भाग। तो इस तरह से इस पुष्प में भी अगर एक पुष्प लिया जाए, हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये एक पुष्प है सरसों का, एक पुष्प जिसमें 4 दल दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले कलर के ये दल हैं। और इन दलों के बाहर जो है ये बाह्य दल है, ये छोटे छोटे भाग जो हैं ये बाह्य दल है। और उसके भीतर की तरफ यह पीले कलर का आप देख पा रहे हैं, ये एक दल है। इस तरह से इसमें इस पुष्प में 4 दल हैं, ये दल दल दल। और आप देख रहे हैं इसके बाहर की तरफ ये पुंकेसर है, ये तंतु जैसी संरचना और इस तंतु जैसी संरचना के ऊपर फूली हुई संरचना जिसमें पुंकेसर होते हैं। तो ये संरचना नर युग्मक का भाग है और इसके भीतर आप जब पहुंचेंगे तो आपको जायांग दिखाई देगा, जो कि इस पुष्प का मादा भाग है। और इसमें भीतर बीज का भाग आपको फूला हुआ दिखाई देता है, ये देख पा रहे हैं आप। अगर ध्यान से देखें तो ये नीचे का भाग जो है ये फूला हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर वर्तिका है। इस तरह से ये द्विलिंगी पुष्प है। इस द्विलिंगी पुष्प में आपके जो 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, इन 4 भागों को अगर देखा जाए
तो यहाँ पर ये हरे रंग के वाह्य दल के अंदर की तरफ दल पाए जाते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, और उसके बाद यह तंतुमय संरचना होती है जिसके ऊपर फूले हुए भाग होते हैं, और इसके अंदर का भाग जो होता है वो यह अंडाशय होता है। इस अंडाशय में अंडाणु होते हैं तथा ऊपर के भाग में जो स्त्री केशर का अंग होता है, इस स्त्री केशर के अंग में ऊपर की तरफ वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है, बीच में वर्तिका होती है और नीचे की तरफ जो है अंडाशय होता है। तो इस तरह से अगर इस पुष्प की संरचना देखा जाए तो स्त्री अंग जो पौधे का मादा अंग होता है, इस पूरे मादा अंग को जिसे हम जायांग कहते हैं, और ये पुरुष अंग है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर, जायांग और दल तथा वाह्य दल ये जिस आसन पर पुष्प के जिस आसन पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं, जिस पर कि पुष्प जो है वो टिका हुआ होता है। तो इस तरह से पुष्प के 4 भाग होते हैं, वाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पौधे में जो पुष्प लगते हैं वो पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उनमें नर पुष्प, मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। तो नर पुष्प और मादा पुष्प जब अलग अलग होते हैं तो इनके जो पराग कण होते हैं, इन पराग कणों को नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए बाह्य अभिकरणों की आवश्यकता होती है। परागण की क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी पुष्प के पराग कणों का पराग कोश से निकल करके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो पराग कणों का किसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे परागण की क्रिया कहते हैं। ये परागण की क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण की वह क्रिया है जिसमें स्वयं पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो है उस पुष्प के पराग पहुंचते हैं, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की परागण की जो क्रिया होती है उसे स्वपरागण कहते हैं। जबकि परागण की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण उसके पराग कोश से किसी अन्य पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र जो होते हैं पुष्प के उस तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के परागण की क्रिया को परपरागण कहते हैं। अगर देखा जाए तो स्वपरागण की क्रिया जैसे सदाबहार जो है, गुलमेहंदी है या मूंगफली है, इन प्रकार के जो पौधे हैं इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। जबकि परपरागण की क्रिया सूर्यमुखी का जैसे फूल है, गेंदा है या अन्य जो फूल हैं जिनके दल प्रायः रंगीन होते हैं और इनमें मकरंद की मात्रा होती है, सुगंध होता है, तो ऐसे सभी पुष्पों में परपरागण की क्रिया संपादित होती है। अब परागण की क्रिया जब हो जाती है तो उसके बाद हम आगे के संरचना आप देखें। पहले तो हम बीजांड जो होते हैं उन बीजांडों की संरचना देख लेंगे। उसके बाद जो निषेचन की क्रिया होती है उस निषेचन की क्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आते हैं, हम देखते हैं कि बीजांड जो होते हैं उस बीजांड की संरचना के विषय में जाने। बीजांड जो होता है वो एक बीजांड वृंत पर स्थित होता है और एक आवरण से ढका हुआ होता है जिसके ऊपर एक आवरण होता है। इस आवरण को हम बीज आवरण कहते हैं और ये बीज आवरण चारों तरफ से इस बीजांड वृंत को जो है वो घेरे हुए होता है, जिसके भीतर जो है एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणकोश होता है और इस भ्रूणकोश में द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं और नीचे की तरफ अंड केंद्रक पाए जाते हैं और अंड केंद्रक के दोनों तरफ जो है उसकी सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो बीजांड होता है इस बीजांड का मुख जो है नीचे की तरफ जो है खुला हुआ होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। जो है इस माइक्रोपाइल को जो द्वार होता है नीचे की तरफ खुला होता है, जहां से कि आपका यह जब पराग होता है वो पराग
अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के प्रवेश करता है। तो जब परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, परागण की क्रिया में किसी भी पुष्प का पराग कण जो है उसके वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र पर लसलसा पदार्थ होता है। ये इस पुष्प का देखें तो वर्तिकाग्र और ये वर्तिकाग्र पर लसलसा पदार्थ पाया जाता है। जहां पर जब पराग कण पहुंचते हैं तो ये पराग कण नमी को प्राप्त करके अंकुरित हो जाते हैं, और नमी को प्राप्त करने के बाद जब अंकुरित हो जाते हैं तो ये अंकुरित पराग जो है पराग नलिका का निर्माण करते हैं। पराग नलिका में वास्तव में जो पराग नलिका होती है इसमें जो है नर युग्मक होते हैं, और ये नर युग्मक इसी अंकुरित परागकण की जो पराग नलिका बनती है उसके माध्यम से यह जो है पराग भ्रूणकोश की ओर बढ़ते हैं, और बीजांड जो होता है, मादा युग्मक जो होते हैं, उस मादा युग्मक के पास जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में जो बीजांड होते हैं, उस बीजांड में ये देखिए संरचना जो भीतर की जो यहाँ पर आपने देखा ये बीजांड है, इस बीजांड की संरचना यहाँ है। तो ये वर्तिका से होते हुए वर्तिका में एक पराग नलिका बनती है, और ये पराग नलिका जो है जिसमें कि नर युग्मक होते हैं, ये पराग नलिका के माध्यम से यहाँ माइक्रोपाइल तथा बीजांड द्वार जो होता है, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार से जो है ये जो नर युग्मक होता है प्रवेश करता है, और नर युग्मक भीतर जब यहाँ पर बीजांड द्वार में पहुंच जाता है तो बीजांड द्वार के भीतर जो अंडकोश होते हैं, उन अंडकोशों में जो मादा युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर बीजांड के भीतर नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके निषेचन की क्रिया करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के युग्म की क्रिया जो होती है वो निषेचन की क्रिया कहलाती है, और निषेचन की क्रिया के पश्चात जो है युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, और ये युग्मनज कोशिका जो होती है ये भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूण कोश में भ्रूण का विकास करती है। और ये जब भ्रूण का विकास हो जाता है तब हम देखते हैं कि इसमें जो यहाँ पर देख रहे हैं आप बीजांड होते हैं, ये बीजांड जो होते हैं बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करते हैं, और अंडाशय जो होता है ये अंडाशय का भाग जो फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग अंडाशय का जो भाग होता है, ये अंडाशय का भाग जो है ये फल में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया जब होती है मादा युग्मक से नर युग्मक जाकर के जो मिलता है तो इस मिलने की क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं, और जब निषेचन की क्रिया संपादित होती है तो युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, और युग्मनज कोशिका के निर्माण से भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास भ्रूणकोश में होता है, और जो बीजांड होते हैं वो विकसित होकर के बीज में परिवर्तित होते हैं, और ये अंडाशय जो बाहर का भाग होता है ये पूरा अंडाशय जो है ये अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। यदि आप देखें तो फल भी जो है वो फल कई प्रकार के होते हैं। कुछ फल जो होते हैं वो रसीले होते हैं, गूदेदार होते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि आम है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, नींबू है, टमाटर है या अंगूर है। ये सब जो होते हैं ये फल रसीले होते हैं, रसदार होते हैं, जिनमें फलों की वायवित्ती, मध्यवित्ती और अंतःवित्तियाँ होती हैं। उसके बाद आपकी जो है ये जो बीजांड होता है उस बीजांड से बीज बनता है। तो और कुछ फल इस तरह के होते हैं जो कि शुष्क होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो काजू है, अखरोट है। तो इस तरह के कुछ फल ऐसे होते हैं जो शुष्क होते हैं। अधिकांश पौधे अपना भोजन जो होता है वो फलों में या बीजों में इकट्ठा करते हैं। तो फलों और बीजों में जो उनका भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता है, इन्हीं भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी की अनेक जातियां जो जीव हैं, अन्य जीव हैं जो कि पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो इन फलों को और बीजों को खाते हैं। फलों और बीजों को खाने से एक प्रकार से बीज जो इसके होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माने प्रकरणन की क्रिया होती है। किसी भी पौधे के बीज या पूरे के पूरे फल एक स्थान से दूसरे स्थान
विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं। तो विभिन्न माध्यमों से इन फलों का, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे प्रकीर्णन की क्रिया कहते हैं। बीजों का, फलों का जो प्रकीर्णन होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। अब इसके लिए प्रकृति के द्वारा इन पौधों के जो फल होते हैं उनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से इन फलों का और बीजों का प्रकीर्णन होता है। जैसे आपने देखा होगा चिलबिल है या द्विफल है, तो इनकी संरचना ऐसी होती है कि बीज के चारों तरफ एक पंखनुमा संरचना बनी हुई होती है, जिसके माध्यम से ये वायु द्वारा, हवा के द्वारा बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। आपने मदार देखा होगा या सेमल देखा होगा या सूर्यमुखी देखा होगा। तो मदार है, सेमल है या सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी का आप देखेंगे तो बीज जो है, फल जो है वो रोमयुक्त होता है। सेमल है, सेमल देखेंगे तो रुई जैसी संरचना उसके चारों तरफ होती है। मदार का जो बीज होता है आप देखेंगे कि उसके तरफ जो है पंख नुमा संरचना होती है। तो ये सब जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं के माध्यम से, जो विशेष संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं के माध्यम से वायु के द्वारा, अन्य जीव जंतुओं के द्वारा इन पौधों के बीजों का जो है प्रकीर्णन होता है। आपने देखा होगा जैसे पीपल है, कीकर है या ऐसे जो फल हैं, जिन फलों को बीज सहित हमारे गौरैया है, चिड़िया है या अन्य पक्षी हैं वो खा जाते हैं। लेकिन बीज की जो संरचना इस तरह की होती है कि उसका पाचन उनके भीतर नहीं हो पाता, और जिस भी स्थान पर वो बीट करती हैं तो वो बीज जो है उस स्थान पर एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और इस तरह से उस बीज का प्रकीर्णन हो जाता है। आपने नारियल देखा होगा, नारियल के चारों तरफ तंतुमय संरचनाएं होती हैं। तो ये तंतुमय संरचना जो होती है वो जल में उनके तैरने के अनुकूल बनाती है, और उसका ऊपरी सिरा जो होता है अगर देखें तो मध्य भित्ति, आंतरिक भित्ति और वायु भित्ति, ये तीनों भित्तियों में अलग अलग संरचनाएं होती हैं। उसकी आंतरिक भित्ति बहुत ही कठोर होती है, जबकि वायु भित्ति और मध्य भित्ति ये रेशे युक्त संरचना होती है, जिससे कि पानी में रह करके जो है यह दूर दूर तक फैल जाता है। आपने चिचिटा देखा होगा या कंटकी देखा होगा, गोखरू देखा होगा। तो इन सब में एक हुक जैसी संरचना होती है, और इन हुक जैसी संरचनाओं से कोई भी जीव है, जानवर हैं या मानव ही है, अगर वो गति कर रहे हैं तो वो जो है उनके शरीर से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनका प्रस्फुटन इस तरह से होता है कि बीज जो है सूखने की स्थिति में, जब फल उनका सूखता है तो बीज जो है दूर दूर तक छिटक जाता है। जो कि बहुत सारे ऐसे आपके खेती में पौधे होते हैं, जैसे मटर आप देखें, चना देखें, तिल देखें, या सब्जियों में भिंडी देखें, या दालों में उड़द देखें, तो ये सब, या अरहर देखें, तो ये सब की जो फलियां होती हैं, ये फलियां जब सूख जाती हैं तो सूखने पर इस तरह से टूटती हैं कि वो अपने स्थान पर नहीं, बल्कि जिस स्थान पर पौधे होते हैं उस पौधे से दूर जाकर के छिटक जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पौधों के बीजों का जो है प्रकीर्णन होता है, और अलग अलग जगहों पर ये पहुंच जाते हैं, और अनुकूल वातावरण पाने पर पुनः इनका जर्मिनेशन होता है, ये पौधे उगते हैं और नई संतति का निर्माण होता है। तो इस तरह से लैंगिक प्रजनन जो है पौधों में, वह प्रजनन है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। और नर युग्मक मादा युग्मक में भाग लेने की जो क्रिया होती है, जब मिलते हैं तो उसे निषेचन की क्रिया करते हैं, और निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, और ये युग्मनज कोशिका जो होती है वो भ्रूण का विकास करती हैं। तो भ्रूण में बीजांड के द्वारा बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बनता है। इस तरह से उस फल से जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो नए पौधे की उत्पत्ति होती है। इस तरह से पौधों में परागण की क्रिया के माध्यम से पर परागण और स्वपरागण तथा प्रकीर्णन के माध्यम से बीज
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और पौधों में निषेचन की क्रिया होती है। इस तरह से जनन की जो क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया, वह पौधों में संपादित होती है।